उत्तर प्रदेश यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य, आबादी और खेती दोनों में। अब जरा सोचिए, जब आबादी 24 करोड़ से भी ज्यादा हो तो इतने लोगों का पेट भरने के लिए अनाज उगाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो चलिए आज इसी विशाल पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती है कि नहीं? और हम इसके जवाब को एक जासूस की तरह खोज निकालेंगे, परत दर परत। ठीक है, तो अब इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम वो सारी बुनियादी बातें और ज़रूरी शब्द समझेंगे जो इस केस को सुलझाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले ये सिंचाई आखिर है क्या? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये खेतों तक बनावटी तरीकों से पानी पहुंचाने का सिस्टम है, और भारत में ये पूरा काम जल शक्ति मंत्रालय के अंडर आता है। अच्छा, तो ये पानी आता कहाँ से है? खैर, जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके दो मेन सोर्स हैं। एक है सतही जल, मतलब वो पानी जो हमारी आंखों के सामने है, जैसे कि नहरें और तालाब, और दूसरा है भूमिगत जल, जो जमीन के नीचे छिपा हुआ है और जिसे हम नलकूपों और कुओं के जरिए बाहर खींचते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से उत्तर प्रदेश की खेती के लिए असली लाइफलाइन क्या है, सतह का पानी या जमीन के नीचे का? हमारे केस का पहला बड़ा सुराग हमें यहीं से मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। अगले हिस्से में एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। और ये रहा जवाब। देखिए, कुल सिंचाई का 75% हिस्सा, मतलब 3/4 अकेले नलकूपों से आता है। ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। तो अब हमारा अगला सवाल बिल्कुल साफ है, आखिर नलकूप ही क्यों? ऐसा क्या खास है इनमें? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सिंचाई के हर तरीके की बारीकी से जांच करनी होगी। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्लेयर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन प्लेयर नलकूप। भाई, ये इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि निजी नलकूप लगवाना काफी सस्ता और आसान होता है, और ये उन इलाकों के लिए एकदम परफेक्ट हैं जहां जमीन के नीचे पानी का लेवल काफी ऊपर है, जैसे कि मेरठ और मथुरा में। दूसरे नंबर पर आती है नहरें, जो कुल सिंचाई का 15% हिस्सा कवर करती हैं। ये एक बहुत बड़ा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोचिए, लगभग 75,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पश्चिमी यूपी में होता है और सबसे लंबी नहरें रायबरेली में हैं। अब बात करते हैं सबसे पुराने और पारंपरिक तरीके की, यानी कुओं की। ये लगभग 8-9% सिंचाई करते हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादातर उन नदी घाटियों में होता है जहां नहरें नहीं पहुंच पाती, लेकिन जमीन के नीचे पानी मिलना आसान होता है, जैसे कि गोंडा और सुल्तानपुर में। और आखिर में है झीलें और तालाब। इनका हिस्सा तो सिर्फ 0.5% है, लेकिन ये बुंदेलखंड जैसे पठारी इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की जमीन इतनी पथरीली है कि कुआं या नलकूप खोदना लगभग नामुमकिन है। तो अब तक हमने सारे सुराग देख लिए हैं। अब वक्त आ गया है इस केस के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने का, वो असली कारण जो इन सभी तरीकों को एक दूसरे से जोड़ता है। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि कोई उत्तर प्रदेश में कहाँ है। इससे सिंचाई की व्यवस्था पर जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। पश्चिमी यूपी में जहां 96.8% सिंचाई होती है, वहीं बुंदेलखंड में सिर्फ 82.5%। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये सीधे तौर पर उस क्षेत्र के किसानों की कमाई और खुशहाली तय करते हैं। पर सवाल है, ऐसा क्यों है? और ये स्लाइड ये शानदार तरीके से बताती है कि क्यों। जवाब एक शब्द में है, भूगोल। बाईं तरफ देखिए, नदी बेसिन की मिट्टी मुलायम होती है और पानी जमीन के काफी पास होता है। इससे नलकूप खोदना बच्चों का खेल हो जाता है। लेकिन दाईं ओर पठारी इलाकों में पथरीली जमीन और पानी का गहरा लेवल खुदाई को लगभग नामुमकिन बना देता है। इसलिए वहां बारिश के पानी को तालाबों में जमा करना ही अकेला रास्ता बचता है। तो मतलब साफ है, जमीन की बनावट ही तय करती है कि सिंचाई का तरीका क्या होगा। तो हमारी पूरी पड़ताल अब खत्म होती है। अब समय है इस केस फाइल को बंद करने का और जो मुख्य बातें सामने आई हैं उन्हें एक साथ देखने का। चलिए फटाफट से मुख्य फैक्ट्स को दोहराते हैं। सबसे ज्यादा सिंचित इलाका पश्चिमी यूपी, सबसे लंबी नहरें रायबरेली में, सबसे कम नहरों वाला इलाका अमरोहा, और सबसे कम सिंचित क्षेत्र जाहिर है बुंदेलखंड। और ये रही पूरी कहानी एक ही टेबल में।
नलकूप 75% हैं क्योंकि उन्हें मुलायम मिट्टी और आसानी से मिलने वाला ग्राउंड वाटर चाहिए। नहरें मैदानी इलाकों में हैं, कुएं वहां हैं जहां नहरें नहीं हैं, और तालाब पठारी इलाकों में जहां खुदाई नहीं हो सकती। मतलब हर चीज भूगोल से ही जुड़ी है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है। चलिए इस कहानी में एक ऐतिहासिक एंगल भी जोड़ते हैं। इस विशाल सिस्टम की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। उत्तर प्रदेश में नहर से सिंचाई का पहला बड़ा प्रयास 1830 में सहारनपुर में पूर्वी यमुना नहर के साथ किया गया। और मजे की बात यह है कि इसका आइडिया असल में मुगल शासकों का था। इससे पता चलता है कि पानी को मैनेज करने का इतिहास कितना पुराना है। तो हमने ये तो समझ लिया कि सिंचाई कैसे और क्यों होती है, लेकिन इन तरीकों को ताकत कहाँ से मिलती है? हमारा अगला कदम उन विशाल प्रोजेक्ट्स और बांधों को समझना होगा जो इस पूरे नेटवर्क को चलाते हैं। लेकिन ये कहानी